Hi everyone, welcome to Profound IAS DNA. I hope you all are fit and fine. आज के इस DNA में हम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हामिद अंसारी, उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक आर्टिकल जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हमारे स्टेट्स के गोल ऐसे होने चाहिए ताकि हम एनर्जी ट्रांजिशन मीट कर सकें। इसके अलावा एक आर्टिकल है कि टेक्नोलॉजी का जो है वो नेशन स्टेट की सोवरेनिटी पर क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और छोटे मोटे आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत विस्तार से। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। इस डीएनए में मैं प्रकाश दत्त आपका स्वागत करता हूं प्रोफाउंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, शुरू करते हैं 7 जून 2023 के डीएनए में। इस शुरू करने से पहले प्रोफाउंड आईएएस के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मीन्स मिशन 500+, ये स्टार्ट हुआ है। इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, और बहुत कुछ होने वाला है आपके इस बेसिकली इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मेंस पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ और बातों के बारे में बात करें कि अदर इनिशिएटिव्स जो हमारे हैं वो हैं आपके फाउंडेशन कोर्स है फॉर यूपीएससी 2024-25। ये 1 साल का पूरा कोर्स होगा, कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको। पूरा प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का कंप्लीट कवरेज है। टेस्ट सीरीज है आपका, मेंस का, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग सेशंस हैं, गुरुकुल अभ्यास है, बहुत कुछ है इसमें। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 बैच स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, पेपर 1, पेपर 2, मैपिंग प्रैक्टिसेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो तीनों कोर्सेज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मेंस, फाउंडेशन कोर्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स, ये सभी के सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी QR कोड है, आप इसे भी स्कैन करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। पहला एडिटोरियल, द इंडियन पॉलिटी एंड डेमोक्रेटिक डायग्नोसिस। हामिद अंसारी जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं 2017 तक, उनका ये आर्टिकल है। देखिए, इस आर्टिकल में बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी दिखाए गए हैं, तो हमें उनसे इंटरेस्ट नहीं रखना। ठीक है, जो भी बातें पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर हों उनको हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? तो कुछ बातें इन्होंने इंपॉर्टेंट मतलब कि कही है। देखिए, आप ऑफकोर्स कि पार्लियामेंट का जो है नया इनॉग्रेशन हुआ है, तो हिंदू में तो एडिटोरियल आना ही आना है, भर भर के एडिटोरियल आएगा। ठीक है, तो वो बस ज़्यादातर क्रिटिसिज्म ही होंगे कि भाई आपने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को इनॉग्रेट तो कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं। ये भी आर्टिकल कुछ उन्हीं लाइंस में जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमें बस थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस देख लेना है। बहुत ज़्यादा हमें घुसना नहीं है बीजेपी और ये क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कौन से रूलर हैं, क्या हैं, इस पर हमें नहीं जाना है। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि द रिप्लेसमेंट, मैं आपको क्या करूँगा इस आर्टिकल में वर्ड टू वर्ड समझा देता हूँ, जो समझने लायक चीज़ें हैं, बाकी जो बेकार चीज़ें हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो पहले ही जो इन्होंने शुरुआत किया कि भाई देखो ऐसा है, हमारे यहाँ जो है नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, और वो भी इनॉग्रेशन किन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर। अब ये इनको बुरा लगा, कहा प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए था, वही पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट माने जाते हैं, हाईएस्ट सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उन्हीं का अधिकार बनता है कि पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया जाए। समझ में आ रहा है? ये कहीं ना कहीं कल्ट कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ये कहा कि ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर का ईगो और इंडिविजुअलिज्म क्या है, अपने को क्या लेना देना भाई इससे। फिर आगे क्या बोलते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, देखिए क्या बोला इन्होंने बोला है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कि क्राफ्टेड है सम केयर के साथ, ठीक है, ताकि लॉ मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अप्रूवल ऑफ टैक्सेशन प्रपोजल्स, कंट्रोल ऑफ द नेशनल फाइनेंसेस, डिस्कशन ऑफ द मैटर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स। तो कहा है कि हमारे पार्लियामेंट की ये सब जिम्मेदारियां हैं कि वो लॉ मेकिंग करें, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराए, पब्लिक फाइनेंसेस को पास करे, मनी बिल्स वगैरह हैं उनको पास करे। समझ में आ गया? इसके अलावा डिस्कशन इन डिस्कोर्स हो, दैट इज़ आवर गोल। ठीक है, BR अम्बेडकर ने भी
इन्हीं चीज़ों पर एम्फसाइज़ किया है कि भाई हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट जो है उसका एक बहुत आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। लेकिन क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पे चल रहा है? क्या हमारा ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है जिसे कभी वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने एक पार्लियामेंट के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बताया है कि क्या फ़ायदा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का और कैसा होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी डिक्लाइन किन एस्पेक्ट पे बोले, कह रहे हैं कि ज़्यादातर बिल में डिस्कशन होता ही नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ही नहीं बैठता है। पार्लियामेंट की जो सेशन है, आप टोटल अगर डेज में काउंट करें तो 40 से 50 दिन है, 50 से 60 दिन, समझ में आ रहा है। कायदे तो 100-120 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 40 से 50 है। तो पहले तो हमेशा जो है ऑब्स्ट्रक्शन होता रहता है पार्लियामेंट में, वो बैठती ही नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई बिल अब जब बैठेगा ही नहीं तो डिस्कशन एंड डिबेट होगा नहीं पार्लियामेंट में, तो ज़्यादातर बिल जो होते हैं उस पर डिस्कशन एंड डिबेट होता ही नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जो कि बिल की क्लॉज बाई क्लॉज स्क्रूटनी करते हैं। ठीक है, अब बिल की क्लॉज बाई क्लॉज स्क्रूटनी करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटी या स्टैंडिंग कमिटीज़ में बिल को डालना भी जरूरी है ना। ज़्यादातर बिल जो ऐसे पास हो रहे हैं जिसका कोई पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं हुआ है और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी स्क्रूटनी नहीं करी है। फार्म बिल इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर वो होता तो बात कुछ और होती, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि इट इज़ क्लियर दैट द पार्लियामेंट हैज़ लॉस्ट द इफेक्टिवनेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्क्रूटनी। इन्होंने यही बात बोला है कि स्क्रूटनी नहीं होता ज़्यादातर चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइड, समझ में आया। डिवाइसेज एंड डिसरप्शन क्राफ्टेड इन अपोजिशन एंड इनोसेंटली डिसोन्ड द गवर्नमेंट आर सॉट टू बी लेजिटिमाइज्ड। समझ रहे हो बात होगी नहीं? ठीक है, इन्होंने ये बोला, नोटिसेबल टार्डीनेस टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज। सर जी, उसकी फंक्शनिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता है, उस पर बिल देता ही नहीं है, जिसकी वजह से बिल में वो स्क्रूटनी नज़र नहीं आता है जो होना चाहिए। इन्होंने एक बात इन्होंने आपके सामने ये कहा। तो सबसे पहली बात क्या कही कि भाई बिल, एक तो पहले पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं करता है, नंबर ऑफ डेज कम है, और उस पर भी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है उस पर ज़्यादातर बिल नहीं भेजे जाते, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कम है। तो ये पार्लियामेंट का तो रोल है नहीं, पार्लियामेंट का रोल तो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का है। तो कहीं ना कहीं ये इसके एसेंस में कम ही आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बुलाया कि पार्लियामेंट दिन पे दिन इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव होता जा रहा है। जैसे कि अभी आपको पता चला कि 2026 के बाद हो सकता है कि जो फ्रोजन सीट्स जो थे कि नंबर ऑफ सीट्स टोटल सीट और नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द ईच स्टेट जो फ्रोजन है 2026 तक, हो सकता है उसे बढ़ा दिया जाता, क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना। तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या बोलते थे कि वाइल पार्लियामेंट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, ठीक है, इट ऑल्सो साइमल्टेनियसली बिकमिंग unresponsive in terms of legislation and governance and has tended to avoid accountability by choosing rank। समझ में, क्लोजिंग रैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे भाई साहब, एक तरफ तो आप रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो डेमोक्रेसी में, यार नहीं है ये, लेकिन वहीं पर आप जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आप जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, समझ में आ रहा है। उल्टा धार्मिक सैंक्टिफिकेशन देखने को मिला है। आपने गौर किया होगा कि जो इनॉग्रेशन हुआ है उसमें साउथ इंडिया के कुछ जो है पंडित वगैरह आए थे जिन्होंने वो पूरा इनॉग्रल जो मतलब आपका जो वो सेरेमनी हुआ था उसमें कराया गया था। तो वही बता रहे हैं कि वो जो धार्मिक सैंक्टिफिकेशन है वो प्रमोट किया जा रहा है दिन पे दिन, समझ में आ रहा है। और इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। एक टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया है फ्यूहेरर। फ्यूहेरर का मतलब होता है टायरेनिक लीडर, अगर आप देखें डिक्शनरी में तो उन्होंने इसको कहा है कि एक तरह का फ्यूहेरर टाइप का मतलब कि लीडरशिप नज़र आ रहा है आपके सामने, समझ में आ रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा आपको मतलब कि अंदर नहीं घुसना है, इतना ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है सरकार का, इतना क्रिटिसाइज़ आप इस टाइप के टर्म्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैम लाइक इमेज और फ्यूहेरर टाइप की मेंटालिटी या टायरेंट या ऑटोक्रेटिक रूलर, इस टाइप के टर्म्स आपको इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। देखिए, हमें जो सिविल सर्विसेज में होता है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस जो है हैज़ बीन सॉट टू
used to bring in line state institutions having an impact on the electoral process। बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज ऐसे हैं उनको भी जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लाइंस पे टो कर रहा है। इसका इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि अभी एक लेटर भेजा है एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार सिविल सर्विसेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इन दी करंट गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है, या इन द रिसेंट टाइम्स वो किस तरीके से इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। वही दिखा रहे हैं कि जो स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दैट हैज़ बीन टॉर्न्ड बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज़। कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज़ का मतलब क्या है कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे या पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करे। कई बार उन पर इतना कंपल्सन और प्रेशर होता है कि उन्हें पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करना होता है। दैट इज़ नॉट सिविल सर्विसेज मेंट फॉर। सिविल सर्विसेज में होता है क्या कि वो हमेशा सिविल मतलब कि गवर्नमेंट के पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, ये ध्यान रखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा बोला है क्या, हिंदुत्व एंड डेवलपमेंट। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक तरह का क्वॉगमायर या एक तरह का रेटरिक प्रेजेंट किया जाता है कि सी इंडिया बदल रहा है, इनक्रेडिबल इंडिया, गजब के डेवलपमेंट है। साथ में साथ हिंदुत्व इंटरेस्ट को भी, मेजोरिटेरियन इंटरेस्ट को भी प्रमोट किया जाता है। अगर आप अभी ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप एंटी बीजेपी होते हैं तो इसका मतलब आप एंटी नेशनल हैं, इस टाइप की चीज़ें ये बता रहे हैं क्या। इन्होंने कहा कि अब हम लोग G20 को इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे भारत बदल गया है, भारत एक विश्व गुरु की तरह नज़र आ रहा है। क्या इंडिया वाकई एक विश्व गुरु की तरह नज़र है जब इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, इतना मतलब कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई विश्व गुरु लाइक इमेज करने की जरूरत नहीं। देखो पर्सनैलिटी कल्ट एंड इमेज ऑफ इनफॉलेबिलिटी हैज़ बिन reinforced by the publicity associated with the India's president of G20। इन्होंने कहा जो पब्लिसिटी दिखाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि यही इंडिया कितना ऊपर चला गया है, ऐसा टाइप का दिखाई दे रहा है। डिल्यूजन ऑफ द इमेज ऑफ इंडिया बीइंग द विश्व गुरु, देख रहे हो, बीइंग द विश्व गुरु एट द टाइम व्हेन द कंट्री इज ऑब्जर्व्ड, falling standards of the educational institutions, rising unemployment and the impact of public welfare। जब ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जब पब्लिक वेलफेयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, वहाँ पर आप विश्व गुरु लाइक इमेज और जो आपने पूरा वो जो जितना आपने हाईनेस दिखाया G20 के प्रेसिडेंटशिप को, वो मैच नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। यही बताने की आपकी कोशिश कर रहे हैं ये बेसिकली। इन्होंने बोला है कुछ सजेशन है हमारी तरफ से। उन्होंने बोला क्या कि जो फॉर्मल इक्वालिटी फॉर द टू हाउसेस सीम्स टू हैव बीन डन अवे विथ। इन्होंने बोला कि फॉर्मल इक्वालिटी पहले हुआ करती थी दोनों हाउसेस में, अब वो हटा दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा में लोकसभा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लीडर ऑफ द लोकसभा एंड हिज जो ऑडिटर जो था वो उन्होंने सजेस्ट किया कि वर्किंग डेज 90 से 100 डेज होना चाहिए। समझ में इन पास्ट में हमने देखा है कि वर्किंग डेज कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, उनमें क्या करने की ज़रूरत है, उनमें बेसिकली जो बिल हम देते हैं उसकी स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है, इन्होंने ये बताया। इन्होंने कहा पार्लियामेंट जो है वो डेलिब्रेटिव बॉडी है और उससे एक डेलिब्रेटिव बॉडी ही रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल एंगल है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है इसमें, समझ में आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, पहला तो चीज़ ये बोला गया है कि पार्लियामेंट जो होता है ये बेसिकली डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का फोरम है। डेलिब्रेशन का फोरम है जहाँ पर हम नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, समझ में आ गया। ठीक, इसमें हम लोग फाइनेंस, पब्लिक बिल, मनी बिल पास करते हैं, मतलब लॉ मेकिंग होता है। एग्जीक्यूटिव पर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव देखा जाता है। समझ में आ रहा है। मनी बिल पास किया जाता है, पब्लिक फाइनेंसेस देखे जाते हैं, पब्लिक फाइनेंसेस। लेकिन अभी हमने देखा है क्या कि ये चीज़ नहीं काम कर रहा है ठीक से। क्या कारण है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों नहीं पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन कर पा रहा है। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ डेज इश्यूज़ क्या क्या हैं,
जो नंबर ऑफ डेज जो है पार्लियामेंट के सेशन का वो काफ़ी कम है, अब 50 से 60 भी नहीं है, कायदे से 90 से 100 दिन मिनिमम होना चाहिए, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी डन बाय दी पार्लियामेंट्री कमिटीज़, वो नहीं हो रहा है, कमिटीज़ फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये बात आप समझिए। हैं कहीं ना कहीं जो है आपको मेजॉरिटी इंटरेस्ट प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है भाई, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि पहला तो आपको क्या रेमेडीज़ क्या होंगे, पहला तो पार्लियामेंट फंक्शन करे 90 से 100 दिन डेज, और इफ़ेक्टिव डेलिब्रेशन हो एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। इसके लिए केवल रूलिंग पार्टी नहीं और जो अपोजिशन पार्टी है वो भी जिम्मेदार है, क्रिटिसिज्म, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोला गया है कि हर एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन का क्या होना चाहिए, पब्लिक डेलिब्रेशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन और स्क्रूटनी डन बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, स्क्रूटनी डन बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, बाय द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पैरिटी रह सके लोअर हाउस और अपर हाउस में, पैरिटी रहे लोकसभा एंड राज्यसभा में। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें होने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्वेश्चन डिस्कस द issues in parliamentary form of governance in India, government in India. It is advisable, can it be advisable, ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हो, इज इट एडवाइजेबल टू शिफ्ट टूवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। देखिए इस आर्टिकल में मैंने बहुत सारी बातें मैंने थोड़ा सा छिपा लिया है जानबूझ के, क्योंकि हमारे काम का नहीं है वो, उसमें बहुत राजनीति है, समझ में आ रहा है। तो इतनी राजनीति में भैया हमें पढ़ना क्यों है कि नहीं, हमें तो एग्जाम पास करना है, हमें थोड़ी ना इलेक्शन लड़ना है। चलो आगे बढ़ो। ओके, A global order as technology's much needed pole star। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 2-3 पॉइंट बताया है जो कि मतलब कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला इन्होंने, कहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, जो नेशन स्टेट का जो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है वो जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि हम देखते हैं कि इंडिया का बॉर्डर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, वैसे ही यूएस का भी बॉर्डर है, हर का है। अच्छा, पहले के टाइम में होता था कि बॉर्डर पे कंट्रोल होता था, बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि हमें एक्सटर्नल अग्रेशन से अगर लड़ना है तो हमें बॉर्डर को मैनेज करना पड़ेगा और बॉर्डर को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। हम ये चाहते थे ट्रेडिशनल वॉरफेयर में कि बॉर्डर इम्पिंज ना हो, कोई घुस ना जाए, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, ये जो बॉर्डर का जो फिजिकल बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिमिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए यूएस में बैठा हुआ आदमी हमारे कंट्री के डेटा को हैक करके
सॉफ्टवेयर को हैक करके या साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रिंज करके वो हमारे यहाँ के जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन कर सकता है अपनी तरीके से, उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वो वहाँ ले सकता है। अब यहाँ पे बॉर्डर कहाँ है आप मुझे बताइए। इस तरह के जो आपका डिजिटल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, जो टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, इनसे हमारा जो फिजिकल बॉर्डर है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा धीमा वो दब रहा है। समझ में आ रहा है? अब इस वर्ल्ड में आपको फिजिकल बॉर्डर का रोल ठीक है, वो एक एक्सटेंट तक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी वो एक्सटर्नल और टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसी पर ये आर्टिकल है। ये अभी आर्टिकल कह रहा है कि चैलेंजेस टू द नोशन ऑफ नेशन स्टेट, कह रहा है टेक्नोलॉजी हमारे नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को वो चैलेंज कर रहा है। व्हाट डू मीन बाय नेशन स्टेट? स्टेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ उसकी अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए, उसका एक बाउंड्री होना चाहिए, उसके अंदर एक गवर्नमेंट होना चाहिए, उसकी अपनी एक करेंसी, अपनी एक इकोनॉमी होनी चाहिए। वो हम लोग कहते हैं, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं तो नेशन मतलब होता है कि एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन स्पिरिट है ना, उसके बेसिस पर। तो नॉर्मली हम लोग नेशन स्टेट टर्म इस्तेमाल करते हैं किसी कंट्री के लिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि नेशन स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड सोवरेन पॉलिटी है, ठीक। एक टेरिटरी बाउंड है, एक बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री है जो कि सोवरेन है, आज़ाद है, ठीक है, उसको हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट एक तरह का जोग्राफिकल यूनिट है जहाँ पे सिटीजन रहते हैं और मैसिव चेंज आता है, और सिटीजन रहते हैं और वो एक मैसिव टेक्नोलॉजी के आने की वजह से एक मैसिव चेंज में देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जोग्राफिकल बाउंड्री वो स्टिल इसेंशियल है टू सेफगार्डेड अगेंस्ट एनी फिजिकल एग्रेशन। हाँ, जोग्राफिकल बाउंड्री जो आप देख रहे हो वो हमेशा सेफगार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका अभी भी सिग्निफिकेंस है। कोई बाहर से कंट्री अगर लड़ाई कर रहा है तो फिर उसका सिग्निफिकेंस अभी भी है। हमने कल ही एक एडिटोरियल डिस्कस किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हमने बताया था कि हम उसमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा एक्सटर्नल अग्रेशन या स्टेबिलिटी बनी रहे बॉर्डर पर। समझ में आ गया आपको? तो यही बता रहे हैं कि अभी भी उसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ये जो आपका फिजिकल बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा डिमिनिश करा है इन्होंने। समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं क्या कि सेवरल एक्सटर्नैलिटीज अकरिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन स्टेट। कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे साइबर अटैक हो रहा है, इसका रिपल इम्पैक्ट क्या है? फिजिकल बाउंड्री से बाहर है। अब कोई पाकिस्तान में बैठा किसी लाहौर में बैठा आदमी इंडिया के साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करके हमारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। समझो? तो अब यहाँ पे कौन सा बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आ गया भाई? वो तो कहीं पर बैठा हुआ आदमी किसी की डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? मैसिव पीयर टू पीयर नेटवर्क, ब्लॉकचेन अलाउड एक्टर बोथ स्टेट और नॉन स्टेट वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ट्रेड, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को। समझ में आ रहा है? तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को चेंज किया। फिर सेकंड ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। आज के टाइम में जिसमें हम लोग डिजिटल एरा में जा रहे हैं, उसमें नेशन स्टेट का कैसे रोल बदल रहा है, कैसे उसकी सोवरेनिटी बदल रही है, ये सब बता रहे हैं वो। सेकंड कह रहे हैं कि ज्योग्राफी बेस्ड रूल्स वो नो लॉन्गर इजीली इन्फोर्सेबल सिंपली बिकॉज, देखिए पहले क्या होता था कि भाई इस बाउंड्री के इस तरफ हम रहेंगे, इस तरफ आप रहेंगे, एक रूल रेगुलेशन पे बॉर्डर मैनेज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अब इन रूल रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं रह पाया है। अब आराम से कोई भी आपकी कंट्री में बाहर से डिजिटल प्रेजेंस दिखा सकता है। समझ में आ रहा है? तो डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ दी कन्वेंशनल जोग्राफिकल बॉर्डर्स इन द एरा ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। ये जो कन्वेंशनल बॉर्डर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ये धीमे धीमे टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अब वो ख़त्म हो गया है। कई सारी ऐसी वर्चुअल एक्टिविटी हो रही है जो कि केवल बॉर्डर्स पे कन्फाइन नहीं है, वो कहीं से कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी डेटा ट्रैवल हो सकता है। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कई सारी चीज़ें हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर की चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जा रहा है ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। अब चूँकि कहीं का कंट्री का आदमी कोई भी डिजिटल हमारा डेटा निकाल ले रहा है, तो अब हम अपने अंदर तो रूल रेगुलेशन लगा सकते हैं अपनी बाउंड्री के अंदर। देखिए, जब एक कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ करता था तो हम अपनी बाउंड्री के अंदर एक रूल लगा लेते थे कि भाई इसमें यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, ये थ्रेट क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं तो बाहर का आदमी हमारे यहाँ आकर डिजिटल प्रेजेंस दिखाकर वर्चुअल एक्टिविटी कर सकता है। समझ में? तब हम अपने रूल रेगुलेशन उन पे कैसे लगाएं? वो तो हमारी टेरिटरी से बाहर हैं। तो एक ग्लोबल एक्सेप्टेबल नॉर्म्स होना चाहिए ताकि
वर्ल्ड में डिजिटल स्पेस जो है या साइबर स्पेस जो है वो सिक्योर रहे। अभी जितना कहना आसान है उतना सुनना, मतलब उतना करना आसान नहीं है। डिजिटल प्रेजेंस या डिजिटल नॉर्म्स लाना या साइबर नॉर्म्स लाना जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री इज चैलेंज बाय एक्टिविटीज बियॉन्ड देयर फिजिकल बाउंड्रीज। यही तो मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आपकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, समझ में आ रहा है। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का जो अरेंजमेंट है, जो लॉज है, जो नॉर्म्स हैं, डेट आर क्वाइट इनएडिक्वेट, वो अभी उतने केपेबल ही नहीं है कि देख लो प्रूव इनएडिक्वेट इन टैकलिंग देम, समझ में आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ड्यू टू देयर यूनिवर्सल नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप अपनी कंट्री के लॉ को दूसरे कंट्री पे इम्पोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें एक एनोनिमिटी है, वो आपकी कंट्री का पार्ट नहीं है, तो कैसे आप उसको इम्पोज कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजिटल वर्ल्ड की यही है, एनोनिमिटी, समझ में आ रहा है। और इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेचर, रिमोट कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल, ये सब बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। तीसरी बात कह रहे हैं कि जो इमरजेंस ऑफ द न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसने कहीं ना कहीं हमारे इनकैपेसिटी टू टैकल देम को एक्सपोज किया है, समझ में आ रहा है, हमें सरकार को इसको एक्सपोज किया है। तो वही अब बताने की कोशिश करें कि इस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं इसको कैसे टैकल किया जाए। इन्होंने एक और बात कही कि गवर्निंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। आप अगर गाफा, अगर आपको पता हो कि गूगल, अमेजॉन, उसके बाद आपको फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता होगा, ये 5 कंपनीज़ के पास जितना पैसा है वो जर्मनी से भी ज़्यादा है, जो कि 4th लार्जेस्ट इकनॉमी है। आप सोचिए इतना ज़्यादा पैसा है, वो कैसे इतना पैसा अर्न किए, क्योंकि उनके पास डेटा का पूरा भंडार है। और डेटा आज के डेट में ऑयल है, समझ में आ गया। डेटा के मदद से आप किसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किसी के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। और ये भी एक तरह का एक्सटर्नल थ्रेट है, आप इस बात को समझिए। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है, समझ में, साइबर अटैक से बचना है, आपकी सोवरेनिटी को इंटैक्ट रखना है, समझ में आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं ग्लोबल नॉर्म्स पर आएँ, ठीक है। और उससे पहले आपके पास अपने डेटा सेफ्टी लॉज होने चाहिए। जैसे आप बालकृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन है, श्री हरिकृष्णा कमेटी रिकमेंडेशन है, उसमें इन्होंने बोला है कि आपके अपने डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स होने चाहिए, आपके अपने डेटा लॉज होने चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके ऊपर लॉज को भी फ्रेमवर्क किया गया है ना। तो यही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। आप इस बात को समझिए, समझ में आ गया। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें यह है कि सबसे पहला चीज़ कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन या फिर आप ये बोलें कि आप ये बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, समझ में आ रहा है। जो नेशन स्टेट में फिजिकल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट में फिजिकल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल बाउंड्री अगर हमारा प्रोटेक्टेड है तो हम प्रोटेक्टेड हैं। ये जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, ट्रेडिशनल माइंडसेट, ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। दिस इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। इस बात को समझिए, समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक तो इस जो ये मतलब जैसे स्पेशली जो साइबर थ्रेट है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कहीं से भी किया जा सकता है, मतलब किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने जो नेशनल लॉज हैं वो आप उनको इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे, जबकि ये साइबर थ्रेट आपकी सोवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। हालत ये है कि सर आपकी सोवरेनिटी को इम्पैक्ट भी कर रहा है और आप अपने लॉज के थ्रू इसको टैकल भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आया। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है बॉर्डर को लेकर, वो चीज़ चेंज किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स डेटा सिक्योरिटी, समझ में आ रहा, डेटा प्रोसेसिंग की तरफ हमको जाना चाहिए, समझ में आ रहा है।
हमारे अपने पर्सनल लॉज होने चाहिए रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी, डेटा सेफ्टी एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस how new age technologies has compromised माफ करिएगा, have compromised the concept of traditional physical boundary, ठीक है, suggest remedies। 250 words, 10 marks, 15 marks। चलो शुरू करते हैं आगे। सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू आउट इट्स स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो हम लोगों ने क्या, हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, इनको जितना कम जलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसकी तरफ जाएंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर पाएंगे। तो हमारा मेन मकसद है कि हम धीमे धीमे ट्रांजिशन करें फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। इसी को कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है इसी को? अब ये कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन में हमारा गोल है कि हम 50% नॉन फॉसिल फ्यूल करना चाहते हैं। 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं 2030 तक, और नेट जीरो इमिशन 2070 तक। पंचामृत हमारा टारगेट है ना, जो ग्लासगो समिट में हमने दिया है। तो अब भाई ये क्या केवल सेंटर के अप्रोच से हो जाएगा क्या? बिना स्टेट के इंटरवेंशन से नहीं हो सकता। ये वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई स्टेट मैटर्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इंडिया के जो अचीवमेंट है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, अगर स्टेट उसमें हेल्प नहीं करेगी और स्टेट अपने टारगेट्स नहीं रखेगी तो ये अचीव कैसे होगा? पॉइंट नंबर 1, ये बहुत मुश्किल है। तो स्टेट इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेट को भी अपने टारगेट रखने होंगे, समझ में आ गया, और तभी जाकर हम ये अचीव कर पाएंगे। अब ध्यान सुनो, हो सकता है कि नेशन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़े, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट लड़े, और उसके अपने टारगेट हैं, ठीक है, और स्टेट्स के भी अपने टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है बिहार गवर्नमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी वो बहुत मतलब इसेंशियल टारगेट ना हो, उसके लिए जो है फाइटिंग पॉवर्टी एलिविएशन, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो उनके लिए। तो अब यहाँ पर यह है कि ज़रूरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टारगेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है वो दोनों अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे इम्पोज कर रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ में आ रहा? उनके दोनों के जो प्रायोरिटी एरियाज़ है वो भी इन सिंक होना चाहिए, वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सेकेंड है क्या कि लीगेसी इश्यूज़ जो है इन इलेक्ट्रिसिटी, उसे आपको दूर करना पड़ेगा। आप रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे लेकिन आपके ट्रांसमिशन लॉसेस उतने ही हैं जैसे पहले थे। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसमिशन लॉसेस? हमारे यहाँ ग्रिड से जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके बीच में जो वायर, उसमें कई सारे लॉसेस होते हैं। कोई कटिया लगा के इलेक्ट्रिसिटी ले लेता है, कोई जो है कहीं पर तार कटा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो हमें इन लॉसेस को भी दूर करना होगा। आप खाली रिन्यूएबल एनर्जी करते जाएँ और 20% आपके लॉसेस है, उससे काम नहीं चलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रांजिशन में जो लॉसेस हैं उनको दूर करे। थर्ड क्या है? स्टेट लेबोरेटरीज़ की तरह काम करता है। वाई स्टेट इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द टारगेट्स? स्टेट एक लेबोरेटरी की तरह काम करता है। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान गुड फॉर सोलर एनर्जी, तमिलनाडु जो है गुड फॉर विंड एनर्जी। तो हम पहले विंड एनर्जी को तमिलनाडु में ट्राई कर लेंगे, गुजरात और राजस्थान में हम लोग ट्राई कर लेंगे सोलर एनर्जी को। तो इससे हमें पता चल सकता है कि स्टेट
पायलट बेसिस पर अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लाते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि हमें कैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से बढ़ना है। तो ये हमारी मदद करते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक तरह का पायलट बेसिस पर, एक तरह का लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं ये। फोर्थ क्या, स्टेट जो है अब वो कुड ऑल्सो बी रोड ब्लॉक्स टू द नेशनल गोल्स, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो अब वो उसी को इन सिंक करने की ज़रूरत है, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश किया है कि हमें चाहिए कि हम स्टेट लेवल पर अपनी प्लानिंग को देखें, स्टेट की प्रायोरिटीज़ को देखें, उसके हिसाब से हम अपने प्लान को इन सिंक करें, समझ में आ गया। और स्टेट को भी चाहिए कि वो अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंगली सिंक करें, अपने गोल्स को अचीव करते हुए। बिना स्टेट के हेल्प से हम कोई भी एनर्जी ट्रांजिशन का जो गोल है वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। ठीक, यही ये आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है। वाई इज देयर ट्रबल इन कोसोवा अगेन। अब ये क्या है, मैं ज़रा समझो, कोसोवा है कहाँ पर, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए कोसोवो जो है, इस कोसोवा नहीं है, इस कोसोवो, देखो कोसोवो जो है वो यहाँ पर, ये आपको पड़ेगा बल्कन नेशन का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो ये है कोसोवो, देखो हम लोग यूरोप में यहाँ पर हैं, ठीक उसमें ये कोसोवो है जहाँ पे अल्बानिया है और यहाँ पे सर्बिया है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, कोसोवो में अगर हम लोग देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो अल्बानियन पीपल है, समझ में आ गया। और कुछ माइनॉरिटी सर्बियंस भी हैं, कुछ ये देखिए इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। बात समझे कि नहीं। अब बवाल क्या है समझिए, हुआ क्या कि पहले जो था ये कोसोवो और सर्बिया, ये सब पहले यूगोस्लाविया के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जब कंट्रीज यूगोस्लाविया टूटी, है ना, तो कोसोवो जो था वो सर्बिया का पार्ट बन गया। ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबे समय तक हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो कोसोवो था वो बेसिकली ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोसोवो सर्बिया का पार्ट बना, समझ में आ गया। अब बवाल क्या है इसमें ज़रा समझिए। अब इसमें मेजॉरिटी अल्बानियंस है और माइनॉरिटी सर्ब्स हैं, ठीक। अभी हुआ क्या कि विद द हेल्प ऑफ द नाटो, जब यहाँ पे क्या हुआ कि सर्बिया के अंदर कोसोवो था और धीमे धीमे कोसोवो को ऑटोनोमस रीजन की तरह मिला स्टेटस, है ना। और जब ऑटोनोमस रीजन मिला तो कोसोवो अपने को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहता था, जिसमें अल्बानियन मेजॉरिटी चाहते थे कि एक सेपरेट कंट्री हो जाए, लेकिन जो सर्ब्स थे वो चाहते थे कि ये सर्बिया का पार्ट बना रहे। तो सर्ब्स और अल्बानियंस में लड़ाई झगड़ा चलने लगा, तो नाटो फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस आए, दोनों के बीच में शांति व्यवस्था किया गया और 2008 में सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर लिया, खुद ही से, जो सर्बिया डिनाई करती है। सर्बिया कहती है नहीं ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं, ये हमारा पार्ट है, समझ में आ रहा है। कोसोवो कहती है कि 2008 के बाद हम इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ के जो सर्ब्स हैं, सर्ब पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी है, वो ये मानते हैं कि वो सर्बिया का पार्ट है। इसी को लेकर सारा बवाल है वहाँ पर अभी, ठीक है। तो वहाँ पे नाटो फोर्सेस जो हैं, समझ में आया, नाटो फोर्सेस हैं, देख रहे हो ये सर्ब्स हैं, ये सब जो प्रोटेस्ट करना शुरू किए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है नाटो फोर्सेस जो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि उनका और सर्ब्स के साथ लड़ाई हुआ, काफ़ी सारे लोग मारे गए। ये जो लड़ाई हुआ है, ये हुआ है वेकन में। कहाँ पे हुआ है, जेवकन या वेकन कह सकते हैं आप। अगेन ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि वेकन है कहाँ, ये कोसोवो में है, समझ में आ गया आपको कि नहीं, है ना। तो यही सब आपके प्रीलिम्स का पार्ट बन जाता है। कोसोवो में जैसे कि है मित्रोवोइका, प्रिस्टीना इसका कैपिटल है, फिर रुदारा है, ये सब जगह आपको याद होना चाहिए, ये लिख लीजिए अभी आप कि कोसोवो का पार्ट है। यहाँ पे सर्ब्स और अल्बानियंस के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है, समझ में आ गया, मतलब झगड़ा चल रहा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं और इसी को धीमे धीमे आप नोट डाउन जब करेंगे तो आपको कई सारे टेरिटरीज के बारे में मालूम चल जाएगा, आप आराम से जो हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मणिपुर गवर्नमेंट येट टू टेक स्टैंड ऑन दी एडिंग मैतीस टू एसटी लिस्ट। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैतीस में हमेशा एक एथनिक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हिल पीपल और वैली पीपल। हिल पीपल में जैसे कि कुकी, नागा, और वैली पीपल में मैतीस, ठीक है। कुकी, नागा वगैरह को एसटी स्टेटस मिला हुआ है पर मैतीस को नहीं मिला हुआ है, और मैतीस एसटी स्टेटस की डिमांड करते हैं, जबकि कुकी, नागा उसको अपोज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी भी मणिपुर गवर्नमेंट इस पर स्टैंड ले पाई है कि हमको करना क्या है, ठीक है,
कि देना है कि नहीं माहिती इसको स्टेटस। अच्छा, फ्रंट लाइन डैम ब्लोन अप बाई खरसोन जो है रशिया, यूक्रेन ब्लेम ईच अदर, रशिया यूक्रेन अपने आपस में ब्लेम कर रहे हैं। क्या हुआ है, खरसोन में एक डैम है, समझ में आ गया आपको, उसको ये जो है ये काखोवका हाइडल डैम था, इसको ये टूट गया है, इसकी वजह से पूरे एरिया में फ्लडिंग हो गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जैपोरिजिया करके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी इसी से ठंडा पानी लेता है, तो न्यूक्लियर डिजास्टर होने के भी चांसेस हैं और पूरा एरिया फ्लडेड है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो गई है। रशिया ने कहा है कि, यूक्रेन ने कहा है कि तो रशिया ने कंट्रोल कर रखा है, रशिया कह रही है कि यूक्रेन ने इसको तोड़ा है, तो यूक्रेन कह रही है कि रशिया ने तोड़ा है, यही चल रहा है आपस में, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी हैव डिस्कस सो मेनी आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स इन डिटेल। सर जी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, स्पेशली द एडिटोरियल पार्ट। हम उसमें केवल डिस्कशन डिबेट ही नहीं करते, बल्कि हम जो हैं उस पर जितने भी आपके जो मतलब पॉइंट टू बी नोटेड होता है वो भी करवाते हैं, क्वेश्चंस भी देते हैं, आप उसका आंसर लिखकर DNA वाले आंसर राइटिंग ग्रुप में लिख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में करें, हम ज़रूर उसको पढ़ते हैं, रात के टाइम पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई ज़रूर हम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सर जी जब बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।